दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग में उपस्थित हूं और कल हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग का एक पेपर हुआ है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, शाम को मैंने देखा कॉलेज से जाने के बाद कि सर पेपर का आंसर की जारी कीजिए। अभी तक किसी ने आंसर की जारी नहीं की है, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से मैं आंसर की जारी करूं। तो रात को टाइम नहीं मिल पाया, सुबह कॉलेज में आज जल्दी आके और मैं आपके साथ कॉलेज से ही वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से आइडिया लगे कि कैसे प्रश्न साइकोलॉजी में वर्तमान में आ रहे हैं। तो ये वीडियो रेट के बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। हाँ, कुछ पर्सन जो हैं 5 से 7 पर्सन ऐसे हैं जो रेट के बच्चों के काम के नहीं हैं, बाकी 20 के आसपास पर्सन हैं वो रेट के सिलेबस में भी हैं। तो आइडिया लगेगा कि पेपर को सोल्व कैसे करें। कई बार मैं आपको कहता हूँ कि पेपर आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पेपर को समझ कैसे रहे हैं। मतलब ये जो पेपर आया बहुत अच्छा लेवल का पेपर, और ऐसे पेपर में यदि 30 में से आप 25 के आसपास चले जाते हो तो मैं कहता हूँ कि भीड़ से बहुत अलग हो जाओगे। इसलिए पेपर को सोल्व कैसे करें सबसे बड़ी बात है। आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरी किताब पढ़ी है, मुझे लगता है कि स्कूल व्याख्याता की जो किताब सब्जेक्टिव प्लस जो अभी ऑब्जेक्टिव निकाली, दोनों किताबें जिस बच्चे ने पढ़ ली हैं ढंग से और समझ लिया है, मुझे इतना विश्वास है कि इस पेपर में साइकोलॉजी में जहां लोगों के 17-18% सही होंगे, आपके 25+ % आराम से सही हो सकते हैं, दोनों किताबों को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज मैं चर्चा करूँगा। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे, सर कोई आंसर की जारी नहीं कर रहा। तो आंसर की तो स्कूल व्याख्याता के जो 2020 के पेपर हुए उनकी भी लोगों ने जारी नहीं की थी। मैंने सबसे पहले सभी पेपरों की आंसर की जारी की थी, विथ पेज नंबर सही जारी की थी कि इस पेज नंबर पे इस मेरी अवनी मनोविज्ञान से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो हमें डरना कभी भी नहीं चाहिए। हम जैसे हैं, हमें कई बार होता है कि हमसे भी गलतियाँ होती हैं, तो इस बात का क्या डर है। जो आता है आपको बताना चाहिए। अधिकतर जो बड़े लोग हैं, आपने जिनके बड़े नाम सुने हैं, जिनके बड़े व्यूज आते हैं, ठीक है, जिनका बड़ा नाम है, जिनकी लाखों में किताबें बिकती हैं, उनकी किताब में से मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, उनकी किताब में से यदि ये पेपर आप देखोगे, आपको 10% भी मिल जाए, जिनकी लाखों में किताब बिकती है, उनकी किताब में से 10% भी यदि आप ढूंढ के मुझे बता दोगे कि सर 10% मिल गए, तो मैं अपने आप में एक बड़ी बात मानूंगा कि 10% मिल गए। मतलब ही नहीं है मिलने का, याद रखना। वो किताबें आपके पास, सबके पास वो किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनमें प्रश्नों के आंसर नहीं मिलेंगे, याद रखना। इसलिए वो लोग कभी आंसर की भी जारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो खैर, इन बातों को छोड़ते हुए अपन बिना समय गवाए मैं आपको ये पेपर को हल करवा रहा हूँ कंप्लीटली। इससे आपको एक समझ बनेगी कि जब पर्सन हमें पढ़ लिया है फिर उसको कैसे भी घुमा दे तो उसका आंसर कैसे देंगे, इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये देखिए 58 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं आप हिंदी के पेपर में कल। तो ये 58 नंबर का प्रश्न है, और ये जो है वो आप देख पा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप है, ठीक है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्लाइड होता है, ठीक है। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? अप्लाइड, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हो या बाकी अन्य मनोविज्ञान हो, मनोविज्ञान के सभी ब्रांचें, तो 3 से 4 ये ब्रांचें ऐसी हैं जो अप्लाइड हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, वो मैंने जो पहला टॉपिक है अपना किताब में अवनी मनोविज्ञान में, ठीक है, तो इस अवनी मनोविज्ञान में पहला जो टॉपिक है उसमें से 4 प्रश्न है इसमें से, जिसने अच्छे से पढ़ लिया है। ये आपके रेट में नहीं है वैसे, टॉपिक याद रखना। तो शिक्षा मनोविज्ञानिक व्यवहारिक रूप मतलब अप्लाइड रूप किसका है? बाल मनोविज्ञान का है। बाल मनोविज्ञान तो खुद एक शाखा है समाज मनोविज्ञान का। सामान्य विज्ञान कोई शाखा होती नहीं है मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की क्या है? एक व्यवहारिक शाखा है, अप्लाइड शाखा है। मतलब अपने जीवन में अपन प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, तो भावी जीवन में उपयोगी को अपन अप्लाइड बोलते हैं। तो यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप किसका हो जाएगा? उत्तर मनोविज्ञान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मनोविज्ञान का। ये उत्तर एकदम सही हो गया, और इसका आंसर विथ पेज नंबर सहित बता रहा हूँ आपको। मतलब कोई झूठे दावे नहीं करूंगा, एकदम पेज नंबर सहित। प्रश्न संख्या 11 पे, प्रश्न संख्या 11 पे मैं फर्स्ट ग्रेड वाली किताब की बात कर रहा हूँ, बाकी रीट वाली किताब में भी सेम टॉपिक हैं। तो फर्स्ट ग्रेड वाली किताब में ये जो है ये टॉपिक, ये इस किताब में आपको 11 नंबर के प्रश्न पे ये मिलेगा। आप कभी भी देख लेना, चेक कर लीजिएगा इसको। तो ये प्रश्न पूरा मेरा एज इट इज ऐसे लैंग्वेज डाली हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप होता है मनोविज्ञान का। तो उत्तर क्या हो गया? मनोविज्ञान, ठीक है, 11 नंबर के प्रश्न पे। आगे देखिए, ठीक है, मैं प्रश्न नंबर भी 7 डाल देता हूँ। आगे देखिए, फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। या आगे कैसे ऊपर नीचे कैसे होगा, एक सेकंड। स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोर अवस्था का विस्तृत खाका खींचा है ना? ये दूसरा प्रश्न है अपना, 59 नंबर का प्रश्न है वैसे पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरा प्रश्न हो गया स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोर अवस्था का विस्तृत खाका खींचा है। देखिए, स्टेनले हॉल की जब भी बात आती है, ठीक है, स्टेनले हॉल का संबंध किससे है दोस्तों? स्टेनले हॉल का संबंध है अपनी
किशोर अवस्था से, ठीक है, बाल विकास में अपन पढ़ते हैं। तो किशोर अवस्था पे स्टेनले हॉल ने 1904 में किताब लिखी थी एडोलेसेंस, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किशोर अवस्था में जितने परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, अचानक से होते हैं, और किशोर अवस्था एक नया जन्म है। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जिसने ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ी है, लगभग मैंने कहा था ना 2020 के पेपर भी हल करोगे आप तो बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो उसमें एडोलेसेंस, तो इसमें अलग चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा प्रश्न है। मेरे को लगता है कि इस डेट वाले बच्चों को भी पता है कि जो एडोलेसेंस किताब है 1904 में इन्होंने किताब लिखी थी, और इस किताब में इन्होंने कहा था किशोर अवस्था एक नया जन्म, और किशोर अवस्था का व्यापक और सबसे अधिक विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्टेनले हॉल ने किया था। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे अपन चल रहे हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है 60 नंबर का, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको समझना है आपको, सही क्या नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, समझने वाली चीज़ है। इस प्रश्न में तभी तो कहता हूँ ना कि आंसर की लोग जारी क्यों नहीं करते, इसलिए जारी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न में यदि आपने कुछ बता दिया उत्तर अलग ही मिलेगा, ठीक है ना। ये बड़ी विडंबनाएं हैं, तो आप इसको समझिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। अब मैंने कहा ना हर चीज़ आपको पढ़ तो लिया आपने, बट आपको समझना है कौन सा सही नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन आ रहा है, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। ये सही है क्या कि प्रत्यक्षीकरण जो है वो अपनी मानसिक क्रिया है? मैंने कहा ना कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में हैं, नहीं है, फिर भी आपको पढ़ने हैं। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ने हैं आपको। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम सारों संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। आत्मसातीकरण से तात्पर्य कि वह नया ज्ञान जिनसे पुराना संबोध प्रभावित नहीं हुआ। आत्मसातीकरण का मतलब क्या है? ये जीन पियाजे इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, रिट वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि जीन पियाजे को शानदार समझ के जाइएगा। कोशिश करूँगा जीन पियाजे का एक बहुत शानदार टॉपिक के माध्यम से मैं कंप्लीटली कॉन्सेप्ट समझा दूँ। जीन पियाजे पे हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आते हैं। आत्मसातीकरण, देखिए जीन पियाजे का जो आत्मसातीकरण की अवधारणा है, एकोमोडेशन जो अवधारणा है, एकोमोडेशन का मतलब है पूर्व ज्ञान की सहायता से समस्या का समाधान करना। तो इसमें यही लिखा है, वह नया ज्ञान जिससे पुराना संबोध प्रभावित हो। नया ज्ञान आ रहा है लेकिन उससे पुराना ज्ञान प्रभावित नहीं होगा, ये एकदम से सही है, आत्मसातीकरण का सही अर्थ है। तो वही जीन पियाजे वाली अवधारणा आ गई। तीसरा है समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्संरचना, पुनर्निर्मित और परिवर्तन करना। समायोजन का मतलब क्या है, याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पे समायोजन का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? एकोमोडेशन का मतलब क्या है, समायोजन समंजन का मतलब क्या है? देखिए समायोजन समंजन में अपन क्या करते हैं कि जो पहले से ज्ञान मौजूद है तो अपन उसमें क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे और एक नवीन स्कीमा का विकास करते हैं, पुनर्संरचना करते हैं, पुनर्नियमित करते हैं और उस स्कीमा में पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं। तो ये भी समायोजन का अर्थ भी क्या है? एकदम से सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए आप, तीसरा ऑप्शन है अपना, एक सेकेंड, तीसरा है प्रतिवर्तता, ठीक है ना। प्रतिवर्तता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं। अब हिंदी का पेपर है, हिंदी के शब्द आएँ, कई बार कहते हैं ना कि सर इंग्लिश में याद कर लें, हिंदी भी आपको साइकोलॉजी के शब्द पढ़ने पड़ेंगे और मैंने किताब में कोशिश करी कि हिंदी के सभी वर्ड्स मैंने डाले हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्तिता का मतलब क्या है? किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को, मतलब रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये, हाँ, जीन पियाजे संबंधित उदाहरण है कि किसी वस्तु के आधारभूत गुण भी, मतलब किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाए, लंबाई में परिवर्तन हो जाए, चौड़ाई में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके आधारभूत गुण वही रहते हैं, ये जो विशेषता होती है उसको उसने प्रतिवर्तता कहा, रिवर्सिबिलिटी कहा है। तो इसको लोग समझ ही नहीं पाएंगे। ये भी जीन पियाजे की अवधारणा है, ये भी जीन पियाजे की अवधारणा, ये भी जीन पियाजे की अवधारणा। आप समझना क्या था, जिन बच्चों ने संवेदना और प्रत्यक्षीकरण को पढ़ा है उनको इस प्रश्न को आगे नीचे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, मतलब इतना ईजी प्रश्न है ये, जबकि बहुत हार्ड प्रश्न है, अप्लाइड प्रश्न है, उलझाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे उलझ जाएंगे इसमें, वो आंसर लोग जारी नहीं कर पाएंगे इसको देखने के बाद भले ही लोग जारी कर दें, लेकिन फिलहाल नहीं, समझिएगा। और जारी करेंगे तो गलत करेंगे, इस वीडियो को देखे बिना जारी करेंगे तो। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। देखिए लैंग्वेज को पूरा पढ़िए। प्रत्यक्षीकरण दूसरी मानसिक क्रिया है। संसार की प्रथम सूचना प्राप्त किससे करते हैं? अपन संवेदना से करते हैं। कोई भी चीज़ का पहला एहसास होता है वो संवेदना से होता है, और संवेदना के बाद पूर्व अनुभव जुड़ जाएगा, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। तो प्रत्यक्षीकरण में प्रथम सूचना प्राप्त नहीं होगी, प्रत्यक्षीकरण में कौन सी होगी? दूसरी सूचना प्राप्त होगी, इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया? संवेदना होगा। तो इसको संवेदना और प्रत्यक्षीकरण को जिसने समझ लिया उसका उत्तर एकदम से सही हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? प्रत्यक्षीकरण द्वारा हम संसार की प्रथम सूचना प्राप्त नहीं करते हैं, दूसरी सीढ़ी है ये, दूसरी सूचना प्राप्त करते हैं। इतना शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपको इनको समझना पड़ता है दोस्तों। यदि ऐसे प्रश्न आपके सही हो गए तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे। याद रखना, ये प्रश्न सबका सही नहीं होता है, ये 1% बच्चों का सही होता है और 1% बच्चे ही सिलेक्शन लेके जाते हैं। समझ में आ गई बात? आगे बढ़िए आप। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है?
बहुत ईजी प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी समझाने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? देखिए ये जो ऊपर वाले प्रश्न बताए मैंने, स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में एडोलेसेंस किताब का नाम दिया? प्रश्न संख्या 116 पे उत्तर बताया है मैंने किताब में। कथन सही नहीं है, ये 265 के पृष्ठ पे लिखा हुआ है एज इट इज कि प्रत्यक्षीकरण द्वारा ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है, संवेदना द्वारा किसी वस्तु का पहला परिचय प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न संख्या 265 के ऊपर इसका उत्तर है, ठीक है ना, तीसरे प्रश्न का। आप अवनी मनोविज्ञान में, ये फर्स्ट ग्रेड वाली किताब की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी रीट वाली किताब में भी आप जब इस टॉपिक को देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको एज इट इज, ठीक है ना। तो मैं पेज नंबर से बता रहा हूँ कि इस पेज नंबर इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना था, इस चीज़ को आपको समझना है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान देखिए पोम्पोनोजी ने किसका मन का विज्ञान कहा। वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा 20वीं शताब्दी में। विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा और डेकार्ट ने आत्मा का विज्ञान कहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाटसन हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर रहा। वाटसन ने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का वैज्ञानिक विज्ञान कहा था, याद रखना। पोम्पोनोजी ने मन का विज्ञान कहा, विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा और डेकार्ट ने आत्मा का विज्ञान कहा। तो ये बहुत ईजी प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने डाला है किताब में प्रश्न संख्या 4 पे, यानी पहले टॉपिक को जिसने ढंग से पढ़ लिया स्कूल व्याख्याता के लिए, उसके 4 प्रश्न तो पहले वाली जो किताब में पहला टॉपिक है अपना शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, उसी में से पूछ लिए गए, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या किस पे है? 04 पे इसका उत्तर मैंने डाल रखा है, देख सकते हैं आप। समग्र मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य। ये वैसे रीट के बच्चों के लिए नहीं है, याद रखना। फिर भी आप यदि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें देख लें। वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान, देखिए पर्चा प्रतिमान दिया था रिचर्ड सचमैन ने 1966 में, और ये वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक धारणा पर आधारित था, इसलिए कई बार इसको वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान भी बोलते हैं। इस पर भी एक बड़ा विवाद है, कुछ डेविड मतलब एक जोसेफ सक्वाब को भी मानते हैं। तो अपने आप में विवाद है, किताब में बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, सही क्या गलत क्या अपने आप में। तो इसको देखिए, अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी मैंने किताब में, देखिए कैसे प्रश्न का उत्तर देना है। छात्रों की आगमन तर्क शक्ति का विकास। अब आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को, यदि सभी टॉपिक आपने समझ लिए ना, तो आपके दूसरे प्रश्न अपने आप सही हो जाएंगे और आप ये सोच लेंगे मैं एक टॉपिक ढंग से पढ़ के चले जाऊँ, दूसरा सही नहीं होगा। याद रखना, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक पर्चा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है जैसे छात्रों की आगमन तर्क शक्ति का विकास करना। अब आगमन तर्क शक्ति का विकास कौन सा प्रतिमान करता है? याद रखना, आगमन तर्क शक्ति का विकास करता है संप्रत्यय प्रतिमान, जेरोम ब्रूनर वाला, ठीक है। अब जिसने संप्रत्यय प्रतिमान पढ़ रखा है उसका उत्तर अपने आप सही हो जाएगा। तो आगमन तर्क शक्ति इसका हो नहीं सकता, क्योंकि मुख्य उद्देश्य किसका है? ये संप्रत्यय प्रतिमान का। छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, पाठ्यवस्तु को रोचक व सार्थक बनाना। पाठ्यवस्तु को रोचक व सार्थक बनाने में अग्रिम संगठन प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। ये लिखा हुआ है किताब में, एज इट इज, सब चीज़ें लाइन एज इट इज लिख रखी है मैंने। छात्रों पाठ्यवस्तु को रोचक व सार्थक बनाना अग्रिम संगठन प्रतिमान डेविड आसुबेल का उद्देश्य है। और छात्रों में शिक्षण संबंधी नीतियों का विकास करना, ठीक है ना, नीतियों का विकास करना, ये जो है ये किसका उद्देश्य? ये भी संप्रत्यय प्रतिमान का उद्देश्य है। तो ये तीनों तो ऊपर वाले किसके हो गए? ये संप्रत्यय का हो गया, ये संप्रत्यय का हो गया, ये किसका हो गया? अग्रिम संगठन का। बच गया कौन? ज्ञानात्मक कौशल। ये मैंने किताब में भी लिख रखा है कि जिज्ञासा, पूछताछ, वैज्ञानिक विधि, अन्वेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, और विश्लेषण संश्लेषण ये सब किस में आते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान का उद्देश्य क्या होगा? ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। तो उत्तर क्या हो गया? मतलब 2 अन्य प्रतिमान याद हैं तो इस प्रतिमान का उत्तर देने में आपको जोर भी नहीं आएगा। ये किताब में मैंने प्रश्न संख्या डाल रखा है 66 पे आ गए क्या अपन सीधे? वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान का है 304 और 305 के पृष्ठ पे ना, 304 और 305 के पृष्ठ पे इसका उत्तर मैंने डाल रखा है, ठीक है। 66 सीधे अपन आ गए, उसके बाद अपन चल रहे हैं 66 के बाद मैं शायद बीच 61, अच्छा 61 66 पे पहुंच गया मैं सीधा। पहले इसके ऊपर वाले हल करते हैं, 66 वाला बाद में आएगा, 62 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो पहले 62 वाला हल कर रहा हूँ मैं, सीधा नीचे चला गया। देखिए 62 नंबर का प्रश्न क्या है? 62 नंबर के प्रश्न को समझिए आप। 62 नंबर के प्रश्न को इस प्रकार से समझिए आप। एक सेकंड, एक कॉल बीच में आ गया, एक सेकंड मैं एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ इसको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। कौन सा कथन फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? ठीक है, अब ये नई चीज़ है, आप लोगों ने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा कि टॉमी फुसनोट कौन है।
टॉमी फुसनोट ने एक परिभाषा दी थी रचनावाद पे। देखो ऐसे प्रश्न जब पूछता है तो लगता है कि पेपर का लेवल। अब मैं आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड की किताब है उसको तैयार कर रहा हूँ, उसमें ये सब चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सारी चीज़ें डाल दूँ कि आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। स्कूल व्याख्याता का जो नया एडिशन आएगा वो काफ़ी डिटेल्ड में आएगा। फिर भी देखिए आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो भी इसका उत्तर सही कर सकते हो। बार बार ये कहता हूँ, कॉन्फिडेंस गजब का रखिए। जिसने भी रचनावाद पढ़ रखा है, रचनावाद पे मैंने खूब सारा मैटर डाल रखा है। रचनावाद बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट के अकॉर्डिंग भी, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग भी और स्कूल व्याख्या के अकॉर्डिंग सब में प्रश्न आता है। तो टॉमी फुसनोट एक महिला मनोवैज्ञानिक है और इसने गणितज्ञ थी वैसे ही। इसने रचनावाद की परिभाषा दी थी, ठीक है, और उस परिभाषा में इसने 4 बिंदु व्यक्त किए हैं। आपको चाहिए टॉमी फुसनोट की रचनावाद की परिभाषा याद नहीं है, फिर भी इस प्रश्न को कर सकते हो कि रचनावाद आपको याद है। देखो रचनावाद की मुख्य विशेषता जब भी पढ़ते हैं तो क्या कहता है। पहला है जो हम पहले से जानते हैं अधिगम, उस पर निर्भर करता है। रचनावाद पूर्व अधिगम, पूर्व अनुभव पे बल देता है। तो पूर्व अनुभव रचनावाद की मुख्य विशेषता और ये टॉमी फुसनोट ने भी बताई है। तो रचनावाद से टॉमी फुसनोट याद नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रचनावाद की मुख्य विशेषता याद है तो भी कर सकते हो। तो पूर्व अधिगम या पूर्व अनुभव पे बल देता है, तो इसका मतलब ये तो है। अधिगम विचारों की खोज है कि मात्र यांत्रिक से विचारों का संग्रह। रटने का विरोध करता है रचनावाद, क्योंकि ज्ञान के निर्माण पे बल देता है, तो खोज पे बल देता है, मतलब ये भी इसका सिद्धांत है रचनावाद का। नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव व समाहित करने से होता है। रचनावाद इस बात को कहता है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं करो, दूसरे विचारों के साथ तुलना करोगे, उससे एक नया विचार बनम लेगा, ठीक है। बालक पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करके नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब पुराने विचार भी हैं, नए विचार भी आ रहे हैं। तो मतलब ये भी इसकी विशेषता में, मतलब मूल विशेषताओं में डाल रखे हैं मैंने किताब में, मूल विशेषताओं में डाल रखे हैं। आप जो अधिगम में जो टॉपिक है अपना इस किताब में देखो, प्रश्न संख्या होगी शायद ये समग्र मनोविज्ञान में, इसमें ये सब डाल रखे हैं मैंने। इसमें आप देखोगे तो ताकि आपको समझने में थोड़ा सा याद रहे, ये है 74 की प्रश्न मैंने डाल रखी है, तीनों विशेषताएं डाल रखी हैं रचनावाद की मुख्य विशेषताएं। अब चौथी विशेषता, रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है। ज्ञान के प्रेषक के रूप में कभी भी नहीं होगी, क्योंकि रचनावाद में अध्यापक का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है, सहयोगकर्ता का होता है, सरलीकरणकर्ता का होता है। ज्ञान का प्रेषक निर्माण करता बालक होता है, इसलिए एक प्रकार से ये उत्तर एकदम गलत हो जाएगा। चाहे टॉमी फुसनोट पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, आपने यदि रचनावाद पढ़ रखा तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। कई बार लगता है यार ये प्रश्न कौन से आ गया, तो नया आ गया, अब कैसे करें। ईजी है, रचनावाद याद है तो इसमें जरूरत ही नहीं है कि अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में थोड़ी होगी। अध्यापक थोड़ी ज्ञान का आदान प्रदान करेगा, बच्चा करेगा सब कुछ इसमें। तो ये उत्तर इसका हो जाएगा चौथा नंबर का, ठीक है। अगले प्रश्न को चलें अपन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ये प्रश्न आपका स्कूल व्याख्याता में टॉपिक है। रेट में वैसे मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक नहीं है, फिर भी आप पढ़ के जाइएगा। जो किताब आपने ले रखी है रेट वाली, वो किताब प्लस ऑब्जेक्टिव भी जरूर रखना। ऑब्जेक्टिव किताब से बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। देखो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो पॉजिटिव सोचना है। बाकी मैंने किताब में पूरा इसकी व्याख्या कर रखी है। सामंजस्य की योग्यता निश्चित रूप से होती है, समायोजन की योग्यता, सामंजस्य की योग्यता। तो कुप्पू स्वामी ने इसकी विशेषता का जिक्र किया था कि सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता, और वैसे सामान्य विशेषता में मैंने इसका जिक्र कर रखा है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति दोनों के प्रति सचेत होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत होगा और मानसिक स्वास्थ्य पर सचेत होगा। सामंजस्य की योग्यता का भाव, देखो ये नेगेटिव आ गया, भाव थोड़ी एक ऊपर लिख रखा है, योग्यता नीचे लिख रखा है, भाव तो तुरंत समझ जाओगे। सामंजस्य की योग्यता बहुत अच्छी होती है, भाव थोड़ी होता है, भाव हो जाएगा मतलब वो स्वस्थ नहीं है। और व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी सुरक्षा की भावना इसमें होगी। तो इसमें उत्तर गलत क्या हो जाएगा 3 नंबर का, कि योग्यता का भाव नहीं होता, योग्यता पाई जाती है। तो इसका उत्तर मैंने डाल रखा है प्रश्न संख्या 179, ठीक है ना। 178 और 179 पे आप देख रहे हैं। 178 पे सामंजस्य की योग्यता कुप्पू स्वामी ने जिक्र किया है, और 179 पे इसकी मैंने व्याख्या कर रखी है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था। बहुत इजी प्रश्न। जीन पियाजे देखो कितना लीड कर रहा है, रेट में भी बहुत लीड करेगा साहब, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था, 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। जीन पियाजे को शानदार तरीके से पढ़ना है, मैं समझा दूंगा, हर चीज़ समझा दूंगा, विश्वास रखना, टाइम मिलने दो थोड़ा सा, हर चीज़ बता दूंगा। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था, देखो 0 से 2 क्या हो जाती है, संवेदीगामक हो जाती है, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक हो जाती है, और मूर्त संक्रियात्मक, इसको ठोस संक्रियात्मक बोलते हैं, 7 से 11 वर्ष होती है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें आपको सोचने की जरूरत है, 7 से 11 वर्ष इसका कार्यकाल है। तो इसका उत्तर क्या हो गया 7 से 11 वर्ष। इसका उत्तर आप देख सकते हैं अपने अवनी मनोविज्ञान में प्रश्न संख्या 62 के ऊपर मैंने इसका उत्तर डाल रखा है, आप इसको देख लें। और रीट वाली मनोविज्ञान में भी आपको इस अधिगम टॉपिक में मिल जाएगा इसका उत्तर। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपको बताएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, समझना है। बहुत इजी प्रश्न है मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बहुत हार्ड प्रश्न है।
इसलिए तो मैंने कहा ना आंसर की लोग जारी क्यों नहीं कर रहे, करेंगे कहाँ से, प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा पढ़ाने वालों को क्या हो रहा है। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? गतिवर्धन, पहली बार नया शब्द सुना है आपने। साम्यावस्था सुन रखा है आपने कि जो संतुलीकरण है, आत्मीकरण और समंजन में जो सामंजस्य स्थापित करते हैं साम्यावस्था, तो साम्यावस्था का इसने जिक्र किया है, दोनों में संतुलन स्थापित करना, ठीक है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में साम्यावस्था है। सामाजिक अंतःक्रिया और परिपक्वता, अब इनको समझना है। देखिए मैं मेरे कोडिंग बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं एकदम सही हूँ, बट मुझे विश्वास है कि मैं सही हूँ, ठीक है। गतिवर्धन, देखिए जीन पियाजे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास आरोही होता है, निम्न से उच्चतर की ओर चलता है। तो गतिवर्धन का मतलब यही आरोही वाला है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूछते हैं तो संज्ञानात्मक क्रियाएं बढ़ती हैं, बढ़ोतरी होती है, याद रखना मानसिक क्रियाओं में बढ़ोतरी होती है, यानी आगे बढ़ती हैं, आरोही होती है, ठीक है ना। तो आरोही शब्द को इसने नाम दिया गतिवर्धन। लैंग्वेज उलझाने की कोशिश की है। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मैं क्या कर रहा हूँ कि रटना सब कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ नहीं है। आपने सबने पढ़ा है साइकोलॉजी को, जीन पियाजे को आपने हजारों यूट्यूब चैनल पर पढ़ रखा होगा, लेकिन समझने वाली कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बात है। आरोही को गतिवर्धन नाम दे दिया, एग्जाम में उलझ जाने की कोशिश करेगा। आरोही गतिवर्धन मतलब संज्ञानात्मक क्रियाएं बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से गतिवर्धन हो गया, सही है। अब जिस बच्चे के समझ में आ गया, बाकी नया बच्चा नहीं समझ पाएगा। साम्यावस्था संतुलीकरण है, इक्विलिब्रेशन है, तो ये भी इसने यूज किया है। सामाजिक अंतःक्रिया, देखो सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का तो इसने यूज किया है। ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया का पर्टिकुलर सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। तो मुझे लगता है कि वाइगोत्स्की में आता है सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें अधिगम, अनुभव और परिपक्वता शब्द तो आता है, बट सामाजिक शब्द नहीं आता है। तो मेरे को लगता है कि सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की होगा, इसलिए ये गलत है यहाँ पे। और परिपक्वता का इसने बहुत जगह यूज किया है, जैविक परिपक्वता शब्द यूज किया है इसने अपने स्कीमा के घटक में। तो परिपक्वता भी है, गतिवर्धन भी है, साम्यावस्था भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये वाइगोत्स्की की उदाहरण है। तो ये भी मैंने डाला है, जिसने टॉपिक को समझ लिया उसको समझ में आ जाएगा। परिपक्वता मैंने डाल रखा है किताब में, गतिवर्धन आरोही शब्द का हो गया, साम्यावस्था मैंने डाल रखा है, सामाजिक अंतःक्रिया मैंने डाल रखा है वाइगोत्स्की में। तो इसका उत्तर भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 60 और 75 के ऊपर ये जो दोनों वाइगोत्स्की और ये दोनों पढ़ लोगे आप, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया पियाजे का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसने अंतःक्रिया जरूर यूज करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया यूज नहीं किया है। आगे देखिए, अब आ जाओ 66 नंबर का प्रश्न की मैंने चर्चा पहले ही कर ली। वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें मैंने बता दिया ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना। ये प्रश्न संख्या जो है वो मैंने बताया था आपको कितने पे, 304 और 305 मैंने व्याख्या कर रखी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। तो इसकी मैंने पहले बता दिया था। अब दोबारा 67 नंबर के प्रश्न में आ जाओ आप। प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी रीट में नहीं आता है, फिर भी देख लें आप स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में आईसीटी वाले में। दूरदर्शन, फिलिप्स, फिल्म स्ट्रिप और हेडपेड, जो देखो मैंने क्लास में भी पढ़ा है और किताबें मैंने बहुत अच्छे से इसकी टेबल बना रखी है, मतलब हर चीज़ किताब में डाली है। सोचिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दूसरी किताब देखोगे आप, उनमें 10% नहीं मिलेंगे इस पेपर में से आपको। और मैं इस किताब के पेज नंबर से बता रहा हूँ कि इस पेज पे से ये प्रश्न है। फिल्म्स मैंने प्रक्षेपी विधियों में लिख रखा है, फिल्म्स को अपन दिखाते हैं ओवरहेड प्रोजेक्ट वगैरह, मतलब फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से। फिल्म स्ट्रिप भी मतलब प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है? जिसको अपन बाहरी रूप से दिखाएं, मतलब डाल के जो बाहरी रूप से परिलक्षित हो। फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखो दूरदर्शन होता है ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री, दूरदर्शन, फिल्म्स, फिल्म स्ट्रिप और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है ना। ये तीनों ही किस में आते हैं? प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। दूरदर्शन जो होता है वो सर्व ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री में आता है, प्रक्षेपित में स्पेशली इसको नहीं माना गया। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही हो रहा है। किसी ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है OHP, इसमें अपन उसका फिर यूज करते हैं ट्रांसपेरेंसी का। तो ट्रांसपेरेंसी भी क्या है? प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको इसमें व्याख्या करूँगा, थोड़ी सी मैं आपको बताऊँगा इसमें। एक सेकेंड रुक जाइए आप, थोड़ा सा मैं इसको समझा दूँ आपको। शिक्षण सहायक सामग्री का आयोजन, ये टॉपिक अपनी किताब में है। और सर्वे सामग्री में मॉडल्स चार्ट है, इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। तो इनमें सब में सर्वे दृश्य साधन, देखो विभिन्न ये है इसमें प्रक्षेपण के आधार पे। तो इसमें मैंने डाला है कि अप्रक्षेपी क्या होती हैं, चार्ट, चित्र, प्रतिरूप, निर्देश आते हैं। तो प्रक्षेपी जो सामग्री होगी उसमें फिल्म स्ट्रिप, ये मैंने किताब में डाला है, देखो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डाला है इसको प्रक्षेपी सहायक सामग्री में। तो स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, ये तो एकदम सही है इसमें, ठीक है। और ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP वैसे तो यंत्र है, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर में अपन ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रक्षेपी साधन होता है, तो इसमें अपन बाहर फेंकते हैं। दूरदर्शन जो होता है सर्वदर्शी सामग्री, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूरदर्शन। इसका उत्तर सही नहीं है। तो ये मैंने पूरी व्याख्या की है प्रश्न संख्या 296 के ऊपर, ठीक है। तो 296 के ऊपर मैंने इसका व्याख्या कर रखा, आप इसको देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे अपन।
68 नंबर का प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता कौन सी है। ये प्रश्न भी रेट के सिलेबस में नहीं है, बट स्कूल व्याख्याता में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रणाली उपागम, ठीक है। तो इसकी भी मैंने बहुत अच्छे से किताब में व्याख्या की है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, लिख रखा है, ये सेम लाइन लिख रखी है, यह उपागम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान समग्रवाद पर आधारित है। इस उपागम का जन्म कोमल शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम दोनों, ये भी लाइन एज इट इज ऐसी कैसी लिख रखी है, तो दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। यह सीखने और शिक्षण के सिद्धांतों से, ये लाइन मैंने कहीं भी नहीं लिख रखी किताब में, मैंने लिख रखा है कि प्रणाली उपागम का संबंध प्रशिक्षण से है। तो शिक्षण से नहीं, याद रखना ट्रेनिंग से होता है। सीखने से संबंध जो होता है ना, वो होता है कोमल शिल्प उपागम का। सीखने संबंध किसका होता है? कोमल शिल्प उपागम का। तो जो जिसने ये पढ़ लिए ना, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न तो बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ईजी है। जिसने तीनों समझ रखे हैं उसको दिक्कत ही नहीं है। सीखने से संबंधित किसका संबंध? कोमल शिल्प उपागम का। तो इसका मतलब सीखने संबंधी कौन हो गया? कोमल शिल्प उपागम। जबकि ये शैक्षिक तकनीक थर्ड पूछ रहा है, ये प्रशिक्षण से संबंधित होता है, सीखने संबंधित नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है, इस उपागम में संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप और पूर्ण बलन शामिल है। निश्चित रूप से साइबरनेटिक्स, संप्रेषण नियंत्रण को अपन क्या बोलते हैं? साइबरनेटिक्स और फीडबैक। तो ये भी मैंने किताब में डाल रखा है। जो अवनी वस्तुनिष्ठ किताब अभी निकाली है, उसमें 120 के पृष्ठ पर मैंने लिख रखा है कि संप्रेषण नियंत्रण का संबंध प्रणाली उपागम से होता है। और बाकी तीनों विशेषताएं अपनी थ्योरिकल किताब में भी और ऑब्जेक्टिव वाली किताब में भी लिख रखी हैं। तो तीसरा उत्तर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका संबंध प्रणाली उपागम से नहीं होता। प्रश्न हार्ड था, लेकिन ईजी हो गया यदि मैंने आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग। समझने वाली चीज़ें और कुछ भी नहीं है। तो ये प्रश्न संख्या किस पे डाल रखा है? ये है 322 और वस्तुनिष्ठ में 120 के पृष्ठ पे। दोनों को यदि आपने पढ़ लिया है, वस्तुनिष्ठ किताब को और इसको, तो आपका ये प्रश्न बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 69 का प्रश्न है, 68 के बाद 69 है ना, अब आ जाइए। ये भी रीट के सिलेबस में नहीं है, स्कूल व्याख्याता में है। देखिए क्या प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी बहुत ईजी प्रश्न है। संप्रेषण एक पार्श्विक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निश्चित रूप से है। किताब की पहली विशेषता मैंने यही लिख रखी है किताब में। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण क्रिया, ये भी मैंने लिख रखा है। बिना उद्देश्य के संप्रेषण होगा ही नहीं। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? कोई ना कोई पर्पज जरूर होगा, तभी आप किसी से बात करोगे, वरना नहीं करोगे। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी तत्व, मैंने इसके लिए लिख रखा है रीढ़ की हड्डी है उत्तम शिक्षण के लिए। तो बुनियाद और रीढ़ की हड्डी की बात होगी, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, ठीक है, ये भी लिख रखा है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक होता है, याद रखना, बदलता रहता है समय परिस्थिति के अनुसार। ये मैंने डाला है, याद रखना। अब आपको मैं दिखाई दूँ, आपको लगे ये सर देखो, मतलब गत्यात्मक है, ये पूरे उद्देश्य युक्त गत्यात्मक। ऊपर 3 नंबर की विशेषता में लिख रखा है गत्यात्मक प्रक्रिया, जबकि इसमें आ गया तीनों विशेषताएं एज इट इज जैसा कैसा प्रश्न डाल रखा है मैंने किताब में। प्रश्न संख्या 282 के ऊपर, 282 पे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। पूरा मैंने डाल रखा है, तो विशेषता कौन सी नहीं है, चौथा उत्तर इसका गलत हो गया। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। ये प्रश्न भी रेट के बच्चों के लिए नहीं है, स्कूल व्याख्याता में आता है ये प्रश्न। तो 70 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल विकास में सबसे अधिक सहायक कौन है? ऑडियो टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए अच्छा है, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, भाषा प्रयोगशाला और रेडियो दूरदर्शन। देखो यहाँ कन्फ्यूजन 2 चीज़ों में हो रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम और भाषा प्रयोगशाला। अब भाषा प्रयोगशाला क्या होती है? भाषा प्रयोगशाला होती है हमारे सुनने की योग्यता में स्पेशली विकास करने में, ठीक है। सुनने और बोलने में भाषा प्रयोगशाला सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेखन में स्पेशली जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, ठीक है ना। इसमें अपन लेखन की गति को, लेखन में गलतियां कहाँ हो रही हैं, उनको अपन सुधार कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, ये कंप्यूटर आईसीटी संबंधी प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम लिखने संबंधी होता है। भाषा प्रयोगशाला यदि आपके दिमाग में यदि है, मैंने ऑब्जेक्टिव वाली किताब में डाला भी है, ऑब्जेक्टिव वाली नई वाली किताब में कि भाषा प्रयोगशाला का मतलब क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इसने पढ़ के गया, उसको समझ में आ गया, भाषा प्रयोगशाला सुनने और बोलने संबंधी होती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग कार्य में स्पेशली लेखन कौशल होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी शिक्षण की एक सेकंड, हिंदी शिक्षण की कॉपी कैसे नहीं हो रहा है? हिंदी शिक्षण की पूरक पुस्तकें निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? अब देखो समझना है, ये वैसे हिंदी का साइकोलॉजी का प्रश्न ही नहीं है, बट ये साइकोलॉजी में पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? पूरक पुस्तक मतलब क्या है कि बाद की जो 7 में अन्य पुस्तकें होती हैं, जिनको आपको मुख्य पुस्तक पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, वो पुस्तकें कौन सी होती हैं? पूरक पुस्तकें। सूक्ष्म अध्ययन, निश्चित रूप से अपन को डीपली अध्ययन करना तो पूरक पुस्तक को सहायता लेंगे, हर चीज़ को समझना है तो सूक्ष्म अध्ययन उपयोगी। स्थूल अध्ययन में तो जो मूल पुस्तक होती है वही होती है, तो पूरक पुस्तक की आवश्यकता
नहीं है, तो स्थूल अध्ययन यहाँ गलत है। स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में, तो पूरक पुस्तकों से आप खुद ही पढ़ोगे तो स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने, सद्वर्तीय मतलब अच्छी आदतों को बनाने में, तो ये सब पॉजिटिव हैं। स्थूल अध्ययन मेरे अकॉर्डिंग गलत होगा ये। तो स्थूल अध्ययन जो है उसमें मुख्य पुस्तकें सहायक होती हैं, ना कि पूरक पुस्तकें। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? स्थूल अध्ययन। ठीक है, तो ये एक अप्लाइड टाइप सा प्रश्न है, समझने वाला सा प्रश्न था। इसमें किसी भी किताब में इनका जिक्र नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का, ये भी रीट के सिलेबस में नहीं है, स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। और मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, किताबें में बहुत अच्छे से समझा रखा है। शिक्षण प्रतिमानों के 4 तत्व होते हैं: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। उद्देश्य का मतलब उसका मेन बिंदु होता है कि इसका उद्देश्य क्या है। सामाजिक प्रणाली का मतलब होता है कि शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया क्या होती है। और संरचना का मतलब होता है कि विभिन्न शिक्षण विधियों की सहायता से आप विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, अधिगम वातावरण का निर्माण कैसे करते हो। और मूल्यांकन का मतलब प्रश्न कौन से प्रयोग करेंगे, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा? संरचना। क्योंकि विषय वस्तु से प्रस्तुतिकरण संबंधी कौन सा हो जाएगा? संरचना। ये मैंने एज इट इज ऐसी कैसी भाषा यूज कर रखी है। ये प्रश्न संख्या अपनी है 300 के पृष्ठ पे ये संरचना मिल जाएगा आपको, उसमें मैंने लिख रखा है एज इट इज। तो विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण, अधिगम वातावरण का निर्माण संरचना में आएगा। ठीक है, तो इजी प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न था, जिसने पढ़ा है टॉपिक। आगे देखिए, सीखने के वक्र में 72 पे आ गए ना, आप 73 पे आओ। 73 के प्रश्न पे आ जाओ। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, ये कथन, ये रीट के लिए भी उपयोगी, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। एक परिस्थिति में कोई भी चीज़ सीख लिया था तो दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करेंगे तो वो कौन सा अधिगम का नियम है? 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम। आत्मीकरण के नियम में तो क्या होता है? पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मतलब ये नहीं होगा। प्रभाव के नियम में क्या होता है? सीखे गए कार्य का परिणाम अच्छा आएगा तो सीख जाऊंगा, वरना मैं नहीं सीखूंगा, तो ये भी नहीं है। संबंधित परिवर्तन, साहचर्य परिवर्तन कह दो, संबंधित परिवर्तन कह दो। एक परिस्थिति में मैंने कोई भी कार्य किया और जब समान दूसरी परिस्थिति आई तो उसमें मैं वही व्यवहार दोबारा करता हूँ, मतलब साहचर्य परिवर्तन, जो IP पावलो का सिद्धांत है। तो ये निश्चित रूप से सेम है। और ये मैंने जो वीडियो बना रखा है अधिगम के नियम यूट्यूब पे डाल रखा है, उसमें एज इट इज ये की लैंग्वेज यूज कर रखी है। आंशिक क्रिया का नियम भी नहीं होता, क्योंकि इसमें विषय वस्तु को टुकड़ों में विभाजित करके अपन पढ़ते हैं। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या जो है वो कहाँ दे रखा है मैंने? 43 के पृष्ठ पे ये सेम टू सेम लैंग्वेज मिलेगी। समग्र मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ, रिट वाले बच्चों की अलग जो किताब है उसमें आप अधिगम में देख लीजिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न अपन पहुँचते हैं। 74 का प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन में बहुत प्रश्न आते हैं, याद रखना, स्कूल व्याख्याता में, रीट वाले बच्चे भी इसको देख के जाना। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्रामिंग लर्निंग, इसमें हम सुकराती विधि का, ये प्रश्न समझने वाला है। जिस बच्चे ने समझा है वो उसको आराम से कर देगा, जिसने नहीं समझा है वो उसका उत्तर गलत करेगा। अब देखिए, सुकराती विधि क्या होती है? सुकराती विधि मतलब प्रश्नोत्तर विधि। अधिकतर बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे और सुकराती विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। तो अभिक्रमित अनुदेशन में छोटे पद होते हैं और उसमें प्रश्न लिखे होते हैं, पद होते हैं, तो मतलब सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होता है, निश्चित रूप से सही है। साख्य अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रम कहा जाता है। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है। मैंने आपको ईमानदारी से, आप कह दोगे सर आप दिखावा कर रहे हो, बढ़ाई कर रहे हो। बढ़ाई नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक आइडिया तो लगे, आप लोग बताओ तो सही लोगों को कि देखो घोटाला कितना है। मतलब किताब में आपको गाइडें जितनी भी मार्केट में आती हैं उनको नाम तक नहीं मिलेगा आपको। मैंने लिख रखा है किताब में कि इसको आंतरिक प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, आंतरिक प्रोग्राम, मतलब इसको आप आंतरिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। पूरा लिख रखा है साख्य अभिक्रमित अनुदेशन में, किसको आंतरिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, तो ये भी सही है। कहानी शिक्षण में रेखीय अभिक्रमित विद्या का उत्तम कही जाती है। अब इसको समझना था, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो स्किनर ने दिया, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे पद होते हैं, तुरंत फीडबैक दिया जाता है, ठीक है ना, तुरंत जो है बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करता है, खुद आगे बढ़ता है, ठीक है, मतलब हर चीज़ में आपको फीडबैक देना पड़ता है। कहानी में भी क्या होता है? छोटे पद होते हैं, आपको उकारा बढ़ना पड़ता है, ये चीज़ ये, इसमें भी तुरंत फीडबैक देना पड़ता है। तो मतलब उससे जोड़ना था आपको, मतलब माइंड में इमेजिनेशन नहीं करना था। मैं कहानी सुन रहा हूँ तो कहानी में क्या कर रहा हूँ? छोटे पद हैं, एक छोटा सा बात आएगा, फिर अगले बोलेगा हाँ, उसके बाद उसके, इस प्रकार अपनी कहानी सुनाते हैं ना, तो वही तो चीज़ें, छोटे पद हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं, तो चीज़ें तो वही हैं, ठीक है। तो कहानी शिक्षण में रेखीय अभिक्रमित विद्या का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। साख्य अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी, ये गलत है साहब, मैंने किताब में डाल रखा है ये, इनकी विशेषताओं में और उपयोगिता में, कि साख्य अभिक्रमित अनुदेशन में कोई भी पद को अपन गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके बाद उसकी समस्या के कारण जानते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं, मतलब निदानात्मक शिक्षण भी होता है, जबकि रेखीय में निदानात्मक नहीं होता। इसलिए रेखीय से बढ़िया कौन है? साख्य। तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा हो गया? साख्य हो गया। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाए? गलत क्या हो गया? ये साख्य अभिक्रमित अनुदेशन में रेखीय ज़्यादा बढ़िया, ये गलत है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। अब जिसने समझ
से लिया उत्कुत सही है। सुकरात मतलब प्रश्नोत्तर का प्रयोग करते हैं, पदों का प्रयोग करते हैं। आंतरिक विक्रम मैंने किताब में डाल रखा है। रेखीय कहानी को आपको वहाँ जोड़ना था और ये चौथा में भी डाल रखा है। तो इस प्रकार से बहुत शानदार प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। इसकी प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 309, 310 के ऊपर मैंने इसकी व्याख्या कर रखी है। आगे देखिए 75 का प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उलझाने की कोशिश की एग्जामिनर ने। देखिए कैसे प्रश्न बना रहा है। बुद्धि का प्रश्न पूछ रहा है और अधिगम का बिंदु दे रखा है। बुद्धि का सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया दिमाग में आ गया। उद्दीपक अनुक्रिया दिमाग में आया तो कौन आया, थॉर्नडाइक दिमाग में आया। अब आपको थॉर्नडाइक का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है, बहुखंड, मात्रा, दो खंड, तीन खंड। तो दिमाग में क्या जाएगा, बहुखंड से भी और मात्रा से भी है। लेकिन मात्रा सिद्धांत बुद्धि का ऐसा था जिसमें मस्तिष्क की स्नायु तंतु में बल दिया गया, मतलब वो संज्ञानात्मक सिद्धांत था। और बहुखंड जो सिद्धांत था वो एक प्रकार से क्या था, वो आपका कारक सिद्धांत था, जिसमें मतलब एक प्रकार से इसने व्यवहारिक सिद्धांत बोला गया। तो उद्दीपक प्रतिक्रिया व्यवहारिक सिद्धांत है, तो उद्दीपक प्रतिक्रिया थॉर्नडाइक मतलब बहुखंड, थॉर्नडाइक। तो उत्तर क्या कर दोगे, बहुखंड। इजी प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं 199 के पृष्ठ पे आप देख सकते हैं बहुखंड सिद्धांत। आगे देखिए 80 का 79, 80 सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मैंने बहुत बार इसकी व्याख्या भी की है, बहुत बार समझाया भी है। इसको समझिएगा आप, ठीक है। किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बार मैंने इसकी चर्चा कर ली है, इसको समझिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया नहीं, क्रिया प्रसूत। देखो सीधा सा, ज़्यादा अपन चर्चा ही नहीं कर रहे, ज़्यादा पे मैं जा नहीं रहा, टाइम बहुत लग जाएगा वरना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऐसा सिद्धांत जिसमें पुनर्बलन इसकी केंद्रीय उदाहरण है। मैंने क्लास में बहुत बार बताया है और अभी जो बिंदु पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाया था पुनर्बलन में कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पुनर्बलन। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसकी मैंने बहुत जगह व्याख्या कर रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। उत्तर कहाँ मिलेगा इसका, क्रिया प्रसूत 55 के पृष्ठ पे, 55 के पृष्ठ पे इसका, मैं शायद नीचे आ गया सीधा ना, अपन पहले, चलो ठीक है। सीखने की संपूर्ण 55 के पृष्ठ पे इसका उत्तर मैंने डाला है। आगे देखिए अब क्रिया प्रसूत, तो इजी प्रश्न था। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है, किससे संबंधित गेस्टाल्टवाद, ये भी बहुत इजी प्रश्न है। गेस्टाल्टवाद किस भाषा का, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा का है। मैंने प्रश्न संख्या गेस्टाल्टवाद वाला प्रश्न संख्या 07 मतलब पहले टॉपिक में डाल रखा है। 07 के पृष्ठ पे ये सेम शब्द लिख रखा है। गेस्टाल्ट शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है, जिसका शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार या संपूर्णाकार। तो कहीं सोचने की भी आवश्यकता नहीं, प्रश्न संख्या 7 पे इसका उत्तर डाल रखा है। इजी प्रश्न है लेकिन ये कई बार आ चुका है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 82, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना, इसको समझना है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि से 2 प्रश्न आए, रीट वालों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट तत्व है, समान तत्व है, क्रियात्मक बुद्धि, विशिष्ट है, क्रियात्मक बुद्धि। देखिए जो अशाब्दिक और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होते हैं वो सभी याद रखना बुद्धि के जी कारक का मापन करते हैं, सामान्य बुद्धि का, ठीक है। विशिष्ट तत्वों का स्पेशली मापन ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट तत्व मापन एक्सपेरिमेंट का सिद्धांत करता है। तो वैसे इसका सही उत्तर बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है, तत्व के अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर होता है सामान्य तत्व, जी कारक। ये प्रश्न संख्या मैंने इसको डाल भी रखा है, 207 के पृष्ठ पे डाल रखा है। जी तत्व सामान्य तत्व का मापन करता है, ये और संस्कृति मुक्त परीक्षण। और क्लास में मैंने स्पेशली इस बात का जिक्र भी किया पढ़ाते समय, जो बच्चे इस समय देख रहे हैं उनको पता है कि जी कारक का मापन तत्व के अकॉर्डिंग तो इसका सही है। लेकिन इसमें ये भी कन्फ्यूजन करता है, क्रियात्मक बुद्धि है, क्रियात्मक बुद्धि का भी मापन करता है क्योंकि क्रियात्मक परीक्षण है, तो ये भी कन्फ्यूजन करता है। तो ये अपने आप में विवाद उत्पन्न हो गया यहाँ पे। बाकी तत्व के अकॉर्डिंग इसमें उत्तर सही सामान्य तत्व है और बुद्धि के अकॉर्डिंग यहाँ ये क्रियात्मक बुद्धि का भी मापन करता है। तो एक प्रकार से इसको मतलब कन्फ्यूजन में अपन कह सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग सही तत्व सामान्य तत्व है, बाकी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी है, इसलिए क्रियात्मक भी इसको सही कहा जा सकता है। बाकी एग्जामिनर के आंसर मानता है इसका। तो ये मैंने कहा, में दोनों चीज़ों की व्याख्या कर रखी है। आगे देखिए कौन सा विकल्प, ये भी बहुत गजब का प्रश्न है, शायद आप समझ ही नहीं पाएंगे, बाकी रीट के सिलेबस में भी है। कौन सा विकल्प बिग्गी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभ। बिग्गी कौन है, मोरिस बिग्गी एक व्यक्ति हैं। कौन है, मोरिस बिग्गी एक व्यक्ति हैं। ये मैंने किताब में डाल रखा है, अब आपको दिखाई देता हूँ, वरना कह दोगे सर यो प्रश्न तो पता नहीं कठों आयो है, हमें तो आज तक पढ़ा ही नहीं हमने। तो ये प्रश्न वहीं से आया है जहाँ से आना चाहिए, याद रखना। ये प्रश्न बहुत कोई अलग प्रश्न नहीं है, मैं आपको दिखाई देता हूँ किताब में। मोरिस एस बिग्गी, ठीक है ना, मोरिस एस बिग्गी दिख रहे हैं आप, किताब में मैंने डाल रखा है इसको। आप क्या करोगे, जबकि और किताबों में नहीं मिलेगा, आपको देख लेना चाहिए, गाइडों में तो नहीं मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। मोरिस एस बिग्गी ने, मैंने प्रश्न संख्या 27 पे इसका उत्तर डाल रखा है कि मोरिस एस बिग्गी ने बौद्ध स्तर के शिक्षण में किन तत्वों पे बल दिया। तो संबंध ज्ञान देने पे इसने बल दिया है, उत्तर सही है, याद रखना।
सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करने पे बल देता है, यानी इसमें लिख रखा है कि संचालन के संबंध ज्ञान देना व सीखे ज्ञान का प्रयोग करना, ये भी मतलब सीखे गए ज्ञान का प्रयोग हुआ, मतलब ये भी अपने आप ही हो गया। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा मानव अनुभव के अर्थ व गहन संबंधों का भेदन। मेरे अकॉर्डिंग, देखिए ये इसका उल्लेख तो नहीं कर रखा है इसने, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों का जिक्र मिलता है लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं मिल रहा है। बाकी विभेदन तो इसने यूज किया, लेकिन ये मानव अनुभव शब्द कहीं नहीं दिखता, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसमें मॉरिस एम बिगी के अनुसार जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग मॉरिस बिगी, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, मॉरिस ऑप्शन या आगे नहीं। अच्छा 83 कॉपी। फिर कौन सा प्रश्न है, अच्छा आ जाए इस पे 84 के प्रश्न पे अपन चलाएं। नहीं 84 नहीं, ये भी अपने नहीं देखा शायद, है ना, ये भी प्रश्न, हाँ ये आ जाइए 76 नंबर के प्रश्न है। मैं सीधा नीचे चला गया, कोई बात नहीं। सीखने के वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है जो बाद में तीव्र हो जाती है। ये जब टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था सर कि उस बड़ी कोचिंग के टीचर्स ने इसका उत्तर अलग बता रखा है, आप अलग बता रहे हो, मेरा बहुत सारे बच्चों ने। देखो मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, मैं जो कह रहा था वही है, किताबें मैंने वही चीज़ डाल रखी है, तो मैं तो इसका उत्तर वही बताऊँगा। शुरुआत में गति धीमी होती है और बाद में तेज़ हो जाती है। तो शुरुआत में धीमी होती है, बाद में तेज़ होती है, वक्र कौन सा होता है? वैसे तो बोलते हैं उसको अपन सकारात्मक अधिगम कोण के वक्र, लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी टफ है, इसलिए बहुत सारे कोचिंग के टीचर हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सरलरेखी वक्र में सीधे चलता है तो ये तो नहीं होगा। उन्नतोदर में क्या होता है? उन्नतोदर बोलते हैं नकारात्मक को, शुरुआत में तेज और बाद में धीमी, तो उन्नतोदर नकारात्मक का नाम इसलिए नहीं होगा। नतोदर वक्र में क्या होता है? शुरुआत में गति जो होती है वो धीमी होती है और बाद में तेज होती है। सकारात्मक का दूसरा नाम क्या? नतोदर है। तो मैं ये कहूँगा कि इसका उत्तर नतोदर होगा। कोई क्या कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने किताब में भी ये डाला है और इसका उत्तर जो है मैंने प्रश्न संख्या 85 के ऊपर डाल रखा है, एज इट इज ऐसा कैसा समग्र मनोविज्ञान में 85 प्रश्न पे कि नतोदर वक्र क्या होता है? धीमी शुरुआत में बाद में तेज। तो मैं ये कहूँगा नतोदर है, कुछ लोग इसको उन्नतोदर कह सकते हैं, उनका मत है, मैं ये कहूँगा और इस पर अडिग हूँ और ये निश्चित रूप से सही भी याद रखना, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न अपन चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। पहले टॉपिक में से 5 प्रश्न आ गए, देख लो आप, स्कूल व्याख्या था जो बच्चे तैयारी करके गए हैं। तो पहले प्रश्न में आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? बहुत ईजी प्रश्न है। आत्मनिष्ठ विधि में देखो 2 विधियाँ आती हैं मनोविज्ञात्मनिष्ठ विधियों में, एक तो आत्मनिरीक्षण विधि आती है और एक गाथा वर्णन विधि आती है। और मैंने सिर्फ 2 ही विधि लिख रखी है और प्रश्न संख्या आपको बता देता हूँ। आप कहोगे सर बार बार प्रश्न संख्या बता रहे हो, क्या करूँ, तो बताना पड़ता है। 14 नंबर के प्रश्न मैंने सेम लैंग्वेज लिख रखी है, गाथा वर्णन विधि, आत्मनिष्ठ विधि है, एज इट इज एक ऐसे लैंग्वेज लिख रखी है, किताब में अभी मिलान कर लेना आप। आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? गाथा वर्णन विधि। बाकी सबको मैंने क्या लिख रखा है? वस्तुनिष्ठ विधियां में बता रखा है इन तीनों को। तो इसका उत्तर क्या हो गया? गाथा वर्णन विधि। तो ये किताब के प्रश्न संख्या 14 पे समग्र मनोविज्ञान में है। आगे देखिए प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने वाला है ये प्रश्न। और 5 प्रश्न ऐसे हैं जो डिफरेंट करेंगे, मतलब नॉर्मल बच्चों से अलग हटा देंगे, जबकि बहुत ईजी हैं, समझने वाले हैं, चाहे पढ़ने से नहीं आते प्रश्न, दिमाग लगाने से आते हैं। मेरे में कोई IQ नहीं है, बार बार कहता हूँ, लेकिन मैं दिमाग लगा लेता हूँ, इतना तो लगा सकता हूँ, तो आप भी लगाया करो। देखिए प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है पूर्व निर्मित प्रत्ययों से। अब ये मैंने सब बता रखे हैं, किताब में सब बता रखे हैं, समझना है। देखिए आपको पूर्व निर्मित प्रत्ययों से, पूर्व निर्मित प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्व निर्मित प्रत्ययों से मतलब यहाँ ये लिया गया है कि जो मैंने आपको चिंतन के प्रकार बता रखे हैं, और चिंतन में मैंने एक चिंतन के प्रकार बता रखे हैं। आप देखना प्रश्न संख्या 268 पे चिंतन के प्रकार बता रखे हैं मैंने, उसमें लिख रखा है कि जो अमूर्त चिंतन होता है उसका संबंध होता है पहले से निमित्त प्रत्ययों से। तो पूर्व निमित्त प्रत्यय संबंध किसका होता है? अमूर्त चिंतन का होता है, कॉन्सेप्ट चिंतन जिसको बोला गया है। तो मतलब ये प्रत्यक्ष चिंतन तो नहीं होगा, मैंने क्लियर लिख रखा है, तो ये गलत है। पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से, पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तु। देखो प्रत्यक्ष चिंतन का संबंध हमेशा किससे होता है? वर्तमान से होता है। बाकी चीज़ सोचनी नहीं है आपको, वर्तमान आ गया मतलब वो वास्तव में जो मेरे सामने उसको देख कर मैं सोचूंगा, ठीक है ना। तो पूर्व अनुभव भी इसमें जुड़ा हुआ होता है कि पहले मैंने ये चीज़ देखी थी लेकिन अब ये चीज़ आ गई। मैंने क्या कहा? गणेश जी हाथी को देखकर गणेश जी की सूंड की, मतलब हाथी की सूंड को देखकर गणेश जी की याद आना। तो पहले आपने गणेश जी को देखा था, ठीक है, अब आपने हाथी को देखा है, तो आपने पूर्व अनुभव से जोड़ दिया किसको? कि यार गणेश जी की सूंड भी तो ऐसी है और हाथी की सूंड भी ऐसी है, और वर्तमान सामने क्या है? हाथी है। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष चिंतन होता है। ये मैंने क्लास में एज इट इज ये एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है और किताब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये
पूर्व अनुभव आधारित, बाकी पूर्व अनुभव आधारित भविष्य ये कल्पनात्मक चिंतन होता है और समस्या समाधान से कोई संबंध ही नहीं है। तो एकदम इजी उत्तर क्या हो गया, पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तु से। प्रश्न संख्या 200, इसका उत्तर कहाँ मैंने, प्रश्न संख्या 268। आप देखना ये क्लास में ही बताई हुई है, जो बच्चे देखे होंगे समझ में आ जाएगा, ये बताया हुआ सर का। तो एजीटी बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत कौन आता है। ये दूसरा टॉपिक जो शिक्षण अधिगम वाला टॉपिक समग्र मनोविज्ञान डाल रखा है, वहाँ से पूछा गया। रीट के सिलेबस में भी याद रखना है, ये समझना। शिक्षण अधिगम के हस्तक्षेप, जो शिक्षण अधिगम के 3 वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और तीसरा होता है मध्यस्थ या हस्तक्षेप चर। तो स्वतंत्र चर में शिक्षक आता है, आश्रित चर में बालक आता है और बाकी जो बच गया वो मध्यस्थ या हस्तक्षेप चर में आता है। तो ये किताब का प्रश्न संख्या मैंने 21 के ऊपर इसको डाल रखा है। बहुत ईजी प्रश्न है। शिक्षण विधियाँ व पाठ्य वस्तु क्या होते हैं, हस्तक्षेप चर होते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प शिक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा विकल्प शिक्षण से संबंधित नहीं है, ये आपको देखना है। देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत सा शिक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पे निर्भर होते हैं, निश्चित रूप से निर्भर होते हैं। मैंने शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं बता रखी हैं। अब देखो, हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तब उत्तर सही होंगे। शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताएं मैंने पहले लिख रखी है। शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, विशेषता मैंने लिख रखी है। जिस बच्चे ने पढ़ लिया उसको तुरंत समझ में आ गया, सही है। शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, ये मैंने प्रश्न संख्या देखिए, आपको शायद आप पढ़ते नहीं होंगे, 24 के पृष्ठ पे शिक्षण सिद्धांतों की उपयोगिता के नाम से, रिट वाली किताब में भी और इस किताब में भी है। शिक्षण सिद्धांतों की उपयोगिता एक मैंने बिंदु डाल रखा है। उस उपयोगिता में लिख रखा है कि शिक्षण सिद्धांतों का संबंध अधिगम से होता है, शिक्षण सिद्धांतों का संबंध अनुदेशन और प्रारूप से होता है, ठीक है। और ये लाइन वहाँ शिक्षण प्रतिमान डाल रखी है। और शिक्षण सिद्धांतों में शिक्षण चरों का विश्लेषण किया जाता है। अब शिक्षण चरों का विश्लेषण किया जाता है, विशेषता लिख रखी है मैंने। चर मतलब कौन हो गए, शिक्षक और छात्र, तो विश्लेषण तो करेंगे। और ये लिख रहा है कि शिक्षक और छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, मतलब एकदम गलत हो गया भाई। शिक्षण सिद्धांत में शिक्षक और छात्र तो होने जरूरी है, क्योंकि चरों का विश्लेषण करते हैं। और जब ये लिख रहा है कि शिक्षक और छात्र उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, तो उत्तर गलत हो गया, ये 4 नंबर का, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, जिसका सही हो बच्चा औरों से बहुत लीड कर जाएगा। ये प्रश्न भी पूरा का पूरा किताब में मैंने डाल रखा है, बाकी नॉर्मल किताबों में आपको कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। तो ये प्रश्न संख्या मैंने बता दिया, 24 के ऊपर मैंने इसकी व्याख्या कर रखी है। और पहली वाली विशेषता जो मिलेगी आपको, शिक्षण प्रतिमानों की प्रकृति के अंतर्गत मैंने विशेषता डाल रखी है। आगे देखिए, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की कौन सी, बहुत इजी प्रश्न है ये, रिट वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा इसको। गुप्त अवस्था, जिसको आप अव्यक्त अवस्था कहते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जहाँ बच्चा काम क्रियाओं को व्यक्त नहीं करता है, छुपा के रखता है। तो बाल्य अवस्था ऐसी होती है जहाँ काम क्रियाओं को छुपा के रखता है। तो बाल्य अवस्था कौन सी होती है, 6 से 12 वर्ष। यहाँ ऑप्शन में क्या है, 5 से 12 है, तो उत्तर क्या हो गया, 5 से 12 वर्ष। तो इसको अव्यक्त अवस्था कह दो, गुप्त अवस्था कह दो, लेटेंसी स्टेज कह दो। तो बहुत सिंपल प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी मैंने व्यक्तित्व वाले टॉपिक में डाल रखा है, इसका आप देख सकते हो। 157 के पृष्ठ पे इसका उत्तर है, गुप्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था। तो बहुत ईजी प्रश्न है। आगे देखिए, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में 5वें स्थान पे कौन सा आता है। बहुत इजी प्रश्न है ये भी, ये प्रश्न भी बहुत बार आ रहा है। रॉबर्ट गेने का अधिगम सिद्धांत में से प्रश्न पूछा गया। रॉबर्ट गेने ने सिद्धांत का नाम दिया है, ठीक है, अधिगम सोपान के सिद्धांत, अपनी किताब कंडीशन ऑफ लर्निंग में। और 8 बताए मैंने क्लास में, और ये टॉपिक जो पढ़ाया है मैंने उसमें बताया। टॉपिक मैंने यूट्यूब पर डाल रखा, आप देखिएगा उस। और उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने आपको बोला कि यहाँ प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो मैंने कहा कि 3 टाइप के प्रश्न पूछता है, जिसमें आपको सिक्वेंस वाला प्रश्न पूछेगा। ये मैंने बता रखा है वीडियो से पहले, मतलब पढ़ाने से पहले डाल रखा है इसको, और वही सेम प्रश्न आया है। तो 5वां प्रकार, पहला प्रकार संकेत अधिगम आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आ गया, तीसरा श्रृंखला अधिगम आ गया, चौथा शाब्दिक अधिगम आ गया, 5वां आ गया बहुविभेदन। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है, विभेद अधिगम, बहुविभेदन अधिगम होता है। तो चौथा 5वां ऑप्शन उत्तर हो गया विभेद अधिगम। तो ये प्रश्न संख्या मैंने डाल रखा है 69 के पृष्ठ पे डाल रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी किताब से है। और अंतिम प्रश्न पे आ जाओ आप, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है। बहुत इजी प्रश्न, मुझे लगता नहीं कि आपको सोचने की भी आवश्यकता, तुरंत उत्तर आ गया होगा आपके दिमाग में। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है, मैकडूगल हैं। इन्होंने 1908 में सिद्धांत दिया था अपनी किताबों में, और 14 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई थी। तो बाकी इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये 30 प्रश्न थे। लगभग ये मान के चलो कि जिसने अपने वाली समग्र मनोविज्ञान और वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान पढ़ ली, उसके आराम से, और जिसने समझ लिया, उत्तर देने की कला जिसमें आ गई, वो इस पेपर में 28 प्रश्न सही कर सकता। और जिसने 28 साइकोलॉजी में सही कर दिए, वो इस व्याख्याता एग्जाम में लेक्चर बन गया। क्योंकि बाकी के लगभग कोई के 15 सही होंगे, कोई के 16 सही होंगे, ठीक है ना। पिछली बार हिंदी स्कूल व्याख्याता पेपर भी बहुत गजब का आया था। उसमें भी आप नॉर्मली जो गाइड है आपकी, उनसे तुलना करोगे तो 5 प्रश्न भी नहीं मिलेंगे, जबकि मैंने उसका भी आपको प्रश्न सही डाला था। तो दोस्तों,
अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ये पेपर बहुत अच्छा लेवल का पेपर था और इसमें यदि आप 25 प्लस लेकर आते हो तो बहुत शानदार स्थिति में साइकोलॉजी में। तो ये मैंने हल करवाया, कोशिश करूँगा टाइम जैसे से मिलेगा आगे भी हल करवाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कुछ पर्सन्स मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ होना स्वाभाविक हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चों को सही स्थिति से अवगत कराएँ। आप सभी को इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाइएगा। आप लोगों का प्यार प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।